आप ओढ़े हैं, अब आइए कहकहों के गुलबूटों में फिर थोड़ी देर कहकहा लगाइए। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब एहसान कुरैशी को, जो सारे हिंदुस्तान के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में बिल्कुल हुकूमत करते हैं सामईन के जहनों पर। एहसान कुरैशी अपनी जहानतों की वजह से, अपनी जरीफाना और तंजिया शायरी की वजह से, अपनी उस शायरी की वजह से जो हिंदी के श्रोताओं को भी प्यारी है और उर्दू के सामईन भी जिसके आशिक हैं, मेरी मुराद जनाब एहसान कुरैशी से। मुझे कहाँ सुना आपने? आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, आप लोगों की इस मोहब्बत को अपने सीने से लगाता हूं और सीधा सीधा अपनी औकात में आता। तो मैं कोई सरदर्द की गोलियां नहीं बांटूंगा और दूसरे कवियों की तरह आप लोगों का दिमाग नहीं चाटूंगा, क्योंकि दिमाग उसका चाटा जाता है जिसके पास होता है। अगर आप सबके पास दिमाग होता तो इतनी रात गए घर का सुकून छोड़कर यहां नहीं आते। इतनी रात गए घर का सुकून छोड़कर यहां नहीं आते और लालू प्रसाद यादव की तरह कोई ना कोई चमत्कार जरूर दिखाते। लालू जी इंटरनेशनल आत्मा है, जिस जेल का उद्घाटन करते कुछ दिन के बाद उसी में पहुंच जाते। अभी अभी लालू जी हवालात में थे, जहां हवा और लात दोनों का मजा एक साथ ले रहे थे। अमिताभ बच्चन जी ने पूछ लिया, पहले ही सवाल मुझसे, ये एपिसोड आपको देखने को इसलिए नहीं मिला कि इसमें अमिताभ जी को हास्य कवियों ने खूब निपटाया। बोले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी के कितने बच्चे? हमने कहा डायरेक्ट बताएं? बोले नहीं, पहले मैं ऑप्शन बताऊंगा। तो मैंने कहा आप ही बताएं। उन्होंने कहा है A8, B9, C10, D11। मैंने कहा C10। बोले कॉन्फिडेंट? मैंने कहा कॉन्फिडेंट। लॉक करूं? मैंने कहा जल्दी करो नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। मतलब उनका कोई भरोसा थोड़ी है। उनकी उत्पादन क्षमता को सब जानते हैं। चुनाव आयोग ने भी सोच समझकर निर्णय लिया, चुनाव आयोग ने भी सोच समझकर निर्णय लिया और लालू जी को लालटेन चुनाव चिन्ह दिया। लालू के लाल यानी बच्चे और टेन यानी 10, इस प्रकार हुआ लालटेन। दोस्तों, पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जाने अनजाने में, मेरे आचरण में, उच्चारण में, मेरे तलफ्फुज में, किरदार में जो कुछ भी गलतियां हो जाएं तो माफ कर देना। वैसे नहीं भी करेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि मैंने सुलेमान सेठ से, नुमान सेठ से अपना पेमेंट पहले ही ले लिया। सुन ले तो आपकी किस्मत, नहीं तो मैं भला, मेरी जगह भले। हिंदुस्तान अपना देश ऐसा है दोस्तों, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मरते मरते आदमी हंसाता है। 2 लाइन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से न्यायाधीश ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बात आप तक पहुंची। आप लोग तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। अच्छा, आदमी 50 रुपए की टिकट लेके 5000 का चिल्लाता, ऊपर बैठे बहुत सारे हजरात जब से चिल्ला रहा हूं मैं देख रहा। लेकिन हिंदुस्तान में मैं बहुत सारी बातों से आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ। रेलवे विभाग ने बहुत सारी सुविधाएं दी, एक सुविधा हमको नहीं मिली, उस तरफ इशारा करता हूँ। घड़ी के कांटों ने जैसे ही निर्धारित समय को छुआ, पैसेंजर ट्रेन का आगमन हुआ। घड़ी के कांटों ने जैसे ही निर्धारित समय को छुआ, पैसेंजर ट्रेन का आगमन हुआ। हमने दौड़कर स्टेशन मास्टर को दी बधाई।
यार भारतीय रेल और वो भी समय पर आई। बधाई, भारतीय रेल और वो भी समय पर आई। स्टेशन मास्टर बोले बाबूजी हमने भारतीय समय की परंपरा पूरी ईमानदारी से निभाई है, ये तो कल की ट्रेन है जो 24 घंटे लेट आई है। चाय पी के जाना। अब वो रेलवे का आदमी है, मैं घर पहुंचा वो नहीं था। हाँ यार ये ठीक ठाक कर दो मामला। भाई देखिए माइक में कोई अगर कमी हो तो दुरुस्त कीजिए। हाँ लाइट जला दीजिए, लाइट। अच्छा लाइट जला दे भाई साहब। हाँ मैंने घर में पहुंचा तो वो तो घर में नहीं था, लेकिन भाभी जी सामने थी। तो सामने देखा भाभी जी ने हरा सिंदूर भरा। मैंने कहा भाभी जी देश की सारी महिलाएं लाल सिंदूर भरती हैं, आपने हरा क्यों भरा? बोले आप नहीं जानते, आपके भाई रेलवे में है, लाल देख के भारी रुक जाते। उनको तो लाइन क्लियर दिखाना पड़ता है और जब वो घर में आते हैं तो एक बार जोरदार सब तालियां बजा दो तो मैं समझ जाऊं आप सुनने के मूड में। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ये बहुत सारी आत्माएं भटक रही, मेरी गुजारिश है कि अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए। वैसे यही लोग सही वक्त पे आए हैं, तमाम शायर से गलती हो गई थी, ये पहले ही आ गए थे। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं। अगर मैं तबसरा करूं तो बहुत सारी बातें हो सकती, मगर मैं इधर उधर जाना नहीं चाहता। त्रिपाठी जी आए, वो मुझको बुलाता है तो डर लगता, वो पास में आता है तो डर लगता, वो मुस्कुराता है तो भी डर लगता है। सारे काम उल्टे ही होते हैं। आदमी को तो खुश होना चाहिए, मगर इनको बुलाओ तो डर लगता। अब इस आदमी को क्या किया जाए? वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई और देश का बेड़ा गर्क किया देश के ही गद्दारों ने। मैं तो नेताओं और पुलिस वालों पे इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि मुझे मध्य प्रदेश वापिस भी जाना है। और सबसे अच्छे जो नेता है वो अभी डाइस पे है, यदि धोखे से सुनाऊंगा भी तो इन पे नहीं होगा। क्योंकि अच्छे नहीं होते तो यहाँ आते ही नहीं। हाँ यहाँ अच्छे ही लोग आते हैं, बैठ के सुनते हैं। आप लोगों की बहुत 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 मोहब्बत मिली साहब। अब मैं सीधे सीधे उन बातों को शुरू करता हूँ। मुख्तार यूसुफी साहब आए, बहुत अच्छे अच्छे गीत पढ़े उन्होंने। फिल्मी दुनिया के पुराने गीत बहुत अच्छे थे, कुछ प्रयोग मैंने कविता के माध्यम से किया है। अब देखें, फिल्मी दुनिया की हीरोइन भी गजब ढाती है, वो भी ऊट पटांग गीत गाती है। एक हीरोइन पर्दे पर आई और हीरो के पीछे चलते चलते प्यार से गीत सुनाई। लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे। अब आप सब बताएं, देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो वो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते? देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते और अपने अटल जी भी कारगिल के मैदान पे सेना को क्यों भिजवाते? सारी हीरोइन सरहद पर लाइन से खड़ी हो जाती और सब अखियों से धनाधन गोली चलाती। जितनी हीरोइनें सब सरहद पर लाइन से खड़ी हो जाती, सब अखियों से धनाधन गोली चलाती। जितने दुश्मन है वो सब ढेर हो जाते, अपन बिना शहादत और बिना खर्च के जंग जीत जाते। मगर फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, वो भी ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये गाना आया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला रे भारतीय अभिनेता, क्या दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता तू आदमी है कि कुत्ता है? सुन सुन के पहचानता। क्या दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता तू आदमी है कि कुत्ता है? यदि तुझे अपनी नाक पे इतना घमंड है तो फिर तू कश्मीर जा और सारे आतंकवादियों को सूंघ सूंघ कर पकड़ कर बता। फिर तू
तू कश्मीर जा, सारे आतंकवादियों को सुन कर पकड़ के बता, उसके बाद तू कर्नाटक के जंगल में आना, फिर वीरप्पन को पकड़ कर बताना, तब जानू तेरी नाक में जान है, वो तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। इस ढंग से भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू के डाइस पे हिंदी कवि को सुना। सबका ऑफ सीजन आता है, आप सब व्यापारी लोग हैं, महानगरों में रहते, कवियों का भी ऑफ सीजन आता है। बरसात में हम लोगों के कहीं कार्यक्रम नहीं होते तो अपने घर में ही करते, मतलब बोलने की आदत है, वो घर में ही बोलते हैं। 8 दिन से किसी कार्यक्रम में गया नहीं, मुंह में दर्द होने लगा, तो मैंने कहा आज अपनी एहलिया कोई घेरो। सुबह सुबह बेचारी चाय लेके आई, मैंने बड़े प्यार से छेड़ते हुए कहा, डार्लिंग रात सपने में पड़ोसन आई थी। एहलिया बोली अकेले ही आई होगी। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में आया। उस दिन से मैंने सपने ही देखना छोड़ दिया, ये तो डेंजर हो रहा था। मैंने सोचा मैं उसको घेरूं, उसने मुझे ही छेड़ दिया। और बहुत सारी बातें दोस्तों आपके आज समझ में आ सकती है, जिसके समझ में ना आए वो कल भी समझ सकते हैं। लोग मुझे छेड़ते हैं, घेरते हैं, बस यही छेड़छाड़ की घटनाएं लाकर सुनाता हूँ, इन्हीं की कविताएं बनाता हूँ। कल्याण के रेलवे स्टेशन पर उतरकर जैसे ही सूटकेस अपने हाथों में लिया, सामने एक पुलिस वाला दिखाई दिया। मैंने पुलिस वाले से पूछा, ये आज का मुशायरा कहाँ हो रहा है? पुलिस वाला बोला, किसी आदमी से क्यों नहीं पूछते? तो यहाँ तो मालूम हुआ पुलिस वालों की बात आदमियों में नहीं आती। तो पास में एक महाराष्ट्र का पान ठेला वाला बोला, बाबूजी आप यहाँ से राइट मारेंगे तो स्टेट बैंक की बिल्डिंग गिरेंगी, लेफ्ट मारेंगे तो डबल स्टोरी की दूसरी बिल्डिंग गिरेंगी, उसके आगे सिटी बस स्टॉप गिरेगा। मैंने कहा सब मेरे ऊपर गिरेगा तो मैं जिंदा ही नहीं बचेगा। बोले आप ऑटो में बैठ के जाओ। मैंने कहा ऐसा बढ़िया सा साधन बताओ। मैं ऑटो में बैठा, ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट किया, पहले गियर में जैसे ही गाड़ी उठाया उसके तीनों ही चाक उड़ गए। मैं नीचे गिरा, मैंने कपड़े झटका, मैं कहा भाई साहब देख के चलाओ, मैं ऑटो में पहली बार बैठा हूँ। बोले भाई साहब आप चिंता ना करो, मैं भी पहली बार चला रहा हूँ। पहली बार में कई मामले गलत होते हैं, आपका और मेरा ताल्लुक पहली बार बना है, लेकिन मैं चलते चलते एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ और अपनी जगह लेना चाहता हूँ, इसलिए जी सर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब इतनी लंबी फेरिस्त है, मैं आपके ज्यादा प्राण नहीं लेना चाहता, क्योंकि सुबह सुबह एक डूब रहा था, मैंने बचा दिया। तो बोले साहब जो खिदमत हो बता दो, आपने मेरी जान बचाए हो। मैंने कहा कवि हूँ, 2-4 कविताएं सुन ले। बोले साहब जान बचाए तो सुनाई दो। उसको मैंने 3 घंटे नॉन स्टॉप सुनाया। उसने मेरे हाथ जोड़ा, पैर छुआ, बोले साहब मुझे फिर नदी में फेंक दो। मैंने कहा क्यों फेंक दो? बोले यहाँ घुट घुट के मरने से अच्छा एक सांस में ही मर जाओ। तो मैं ऐसी एक सांस में आपको नहीं मारना चाहता हूँ, धीरे धीरे आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ जहां से मैंने बात शुरू की। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले और दुल्हन को धीरे से बोले। ये तंज़ो मिज़ाह का एक नया आइडिया देखिए, एक शादी हो रही, 2 दुल्हन है, वहां से हास्य के साथ और मिज़ाह के साथ साथ तंज देखिए। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले और दुल्हन को धीरे से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। आपको निकाह मंजूर है? बोले नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। फिर मौलाना साहब ने कहा रजिस्टर में अपना नाम भर लो और मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। तो दुल्हन ने घूंघट खोली और गुस्से में बोली, मौलाना साहब आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं? मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई है। आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं? मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई है, मस्ती में जीता है और न जाने क्या क्या पीता है। फिर मेरी वालिदा ने भी मकबूल को पसंद किया, आपने मंजूर का नाम क्यों लिया?
मैं अपने वालिद से नहीं डरी, आपसे क्या डरूंगी, मैं तो मकबूल से ही करूंगी। ओ मौलवी साहब, अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप रजिस्टर में भर लो, और ज्यादा ही है तो मैं मकबूल से करती हूँ, आप मंजूर से कर लो। ये तो मिजाता और तंज के कुछ अल्फाज देखिए मैंने 8 लाइन में तैयार किए। फिर वो दूसरी पढ़ी लिखी दुल्हन के पास पहुंचे मौलवी साहब, और ये कीमती 8 लाइन आप तक पहुंच जाए तो मेरा यहाँ आना, मेरा मकसद कामयाब होगा। तो मौलवी साहब ने जैसे ही दूसरी दुल्हन से कहा तो दुल्हन बोली, मौलवी साहब आप तो जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नकद दिलवाते हो? वाह वाह वाह। आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ क्या कभी मेहर की रकम भी नकद दिलवाते हो? अरे मौलवी साहब, ये दूल्हा नहीं ये तो भिखारी है, इसके पास जो हीरो होंडा है वो भी हमारी है। ये दूल्हा नहीं ये तो भिखारी है, इसके पास जो हीरो होंडा है वो भी हमारी है, उसके पास जो हीरो होंडा है वो भी हमारी है। और आगे दुल्हन बोली, मौलवी साहब जिंदगी में आई किसी मुसीबत को ये दूल्हा टाल नहीं सकता, और जो हमसे जूते कपड़े पहनकर मांगे वो हमें पाल नहीं सकता। जिंदगी में आई किसी मुसीबत को ये टाल नहीं सकता, और जो हमसे जूते और कपड़े पहनकर मांगे वो हमें पाल नहीं सकता। अरे मौलवी साहब, ये दूल्हा तो सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाने वाला है, इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाने वाला है, इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। और मौलवी साहब, आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे, और थोड़ी देर बाद आप भी निकाह की फीस मांगेंगे। और आखिरी लाइन है कि मौलवी साहब, अब वो दिन गए जब इस कौम के नौजवान अपनी किरदार की खुशबू फजाओं में उड़ाते थे। अब वो लोग नहीं रहे जो अपने निकाह खुद पढ़ाते थे, जो अपने निकाह खुद